तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 4 स्टार्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर आप सिलेबस देखो तो सबसे छोटा सिलेबस यूनिट 4 का देखने में लगता है, पर सबसे बड़ी यूनिट अभी तक की मेरे को यही लग रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, टास्क एंड टूल दैट गाइड एंड ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हेल्प करते हैं हमारे को एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट में। तो प्रोसेसेस, टास्क और टूल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका एक प्रोसेस हो गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये आपका प्रोसेस हो गया, है ना। और आपका टास्क कैसे हुआ कि आप उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करोगे, जैसे आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराओगे, आप मेल भेजोगे, अलग अलग टाइप्स है। उनके थ्रू आप अपना जो प्रोसेस है उन्हें कंडक्ट कराओगे, रिक्वायरमेंट गैदर्स करोगे। और टूल्स जो भी आपके प्री डिफाइंड रिसोर्सेज है उन्हें हम टूल्स कहते हैं, जैसे कि आप कह लो गिट, जिसमें आपके सोर्स कोड होगे। आप भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका प्री डिफाइंड है, रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड नहीं होते। जो टूल्स है ये हमारे प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड ट्रैक डिफरेंट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो मॉनिटर करते रहे प्रोग्रेस स्टार्ट से फिनिश तक, बिल्कुल, और प्लान बनाए उसके अकॉर्डिंग। तो इसके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। थ्री मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं इसके? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है। प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, उस कंट्रोल लाइफ साइकिल पे कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड टूल्स एंड टेम्पलेट्स। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बात करने वाले हम प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल की। तो कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं जो रिप्रेजेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, अलग अलग स्टेजेस को हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल बताती है। जैसे कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा तो प्रोसेस, एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल होती थी कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसे रिसोर्स एलोकेट हुए, फिर उसको प्रोसेसिंग हुई, फिर वो टर्मिनेट हो गया। तो ऐसी प्रोजेक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो इसके कुछ 5 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर आइडियाज आर जनरेटेड, रिसर्च इज कंडक्टिंग एंड की कंपोनेंट्स आर एनालाइज। जो आपका इनिशिएशन होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई आइडिया आता है, वो हमारे इनिशिएशन फेज में आता है। उस आइडिया के बेस में रिसर्च होती है, रिसर्च कंडक्ट्स होती है, और की कंपोनेंट्स जो जो उस आइडिया बेस में है कि इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, ये हमारे एनालाइज करे जाते हैं। तो सेकंड होता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग फेज़ आपने पढ़ा है वो ये है सिंपली। प्लानिंग फेज़ में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट हमारा होता है थ्रोली प्लान होता है। टीम्स जो होती है हमारी असाइन करी जाती है कि इस मॉड्यूल पे ये टीम परफॉर्म करेगी, फ्रंट एंड पे ये टीम होगी, बैक एंड पे ये टीम, ऐसे करके। माइलस्टोन्स आर सेट। माइलस्टोन सेट होते हैं कि इस टाइम पीरियड पे ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए या इतने रिसोर्स हमारे लगने चाहिए। और हम रिस्क भी एनालाइज कर सकते हैं कि रिस्क हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनने वाला है इसमें कौन कौन सी हमारी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट फेज़ की, तो नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन में होता है, जो हमने प्रोजेक्ट की प्लान सब कर लिया, अब उसमें मेन हमारा जो एक्चुअल वर्क डन होगा, कोडिंग वगैरह होगी, प्रोजेक्ट डिलीवर होगा हमारा। ईच टीम मेंबर, हर टीम मेंबर का अपना स्पेसिफिक टास्क होगा जो उसे कंप्लीट करना होगा। मैनेजमेंट क्या होता है? फोकस, डॉक्यूमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब जो हमारा काम है वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, हमारे जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो अब हम उसे मैनेज करेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। हम कंटिन्यूस उसे मॉनिटरिंग करते रहेंगे, रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हम हर माइलस्टोन में उसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि हमारा, अब ये हम आगे पढ़ने वाले अर्न वैल्यूज़, इनसे हम टाइम शेड्यूल की प्रोग्रेस निकालते रहते हैं कि हमारा जो टाइम है, एस्टिमेट टाइम, जितना हमने टाइम लगाया था उतने टाइम में हमारी प्रोग्रेस चल रही है नहीं, हमारी प्रोग्रेस उससे आगे या कम है। ये जो हमारे रिसोर्सेज है उतने, कॉस्ट हमारी एस्टिमेट उतनी उससे कम है, जितनी हमने लगाई थी ये ज़्यादा लग चुकी है। तो ये सब हम मैनेजमेंट में करते रहते हैं। इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। जो हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है हम उसका कीप ट्रैक करते रहते हैं। नेक्स्ट फेज है हमारा रिव्यू। रिव्यू फेज में हम देखते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट बन चुका होता है हम उसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं सब सही चल रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करा जाए और क्या क्या उसमें नए फीचर ऐड करे जाए, जिससे हम उसे इम्प्रूव कर सके फ्यूचर में। तो बात करें हमारे
नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल क्या है? प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल इन्वॉल्व्स एक्टिवली मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। एक तरीके से मैनेजमेंट की तरह ही काम करता है। जो हमारा लाइफ साइकिल है हम उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं और मैनेज करते रहते हैं। बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट है हमारा इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग में क्या होता है? द प्रोजेक्ट प्लान इज क्रिएटेड आउटलाइनिंग द टास्क रिसोर्स एंड टाइमलाइन। तो जो हमारे प्लानिंग होती है उसमें जो हमारे टास्क है हम देखते हैं कौन कौन से हमारे टास्क चाहिए, कौन कौन से हमारे मेन टास्क है जो हम अलग अलग टीम को असाइन करने वाले हैं, और कौन कौन से हमें रिसोर्सेज चाहिए और कितने टाइम में हमारा वो कंप्लीट होने वाला है। तो बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कीप एन आई ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय डिफरेंट टीम्स एंड इंश्योर दैट थिंग्स आर ऑन ट्रैक। तो जो हमारी डिफरेंट टीम्स है वो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो देखते रहता है कि हर टीम का कितनी प्रोग्रेस हो रखी है। कोई टीम आगे हो सकती है, कोई टीम पीछे हो सकती है अपने वर्क में। तो ये कंटिन्यूसली जो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम यही होता है कि वो मॉनिटर करता रहे अपने टीम्स मेंबर को। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रेस एवोल्यूशन। अब हम प्रोग्रेस का एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल प्रोग्रेस कंपेयर्ड विथ प्लान प्रोग्रेस। यानी कि अगर आपने प्लान प्रोग्रेस में लगाया कि हमें इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा और उतने टाइम में हमारा जो टास्क है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो, वो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमारा एक्चुअल हमने कितना लगाया, प्लान कितना कर रहा था और एक्चुअल कितना है, उनका डिफरेंस देखते हैं। वो हमारी होता है प्रोग्रेस। अगर अच्छा आ रहा है, अगर प्लस पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है, या नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब हमारी प्रोग्रेस अभी कम है, उसमें और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डेविएशन एनालिसिस। वेरिएशन अकर प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड दैम एंड इवेलुएट देम। जो भी हमारे वेरिएशन आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोग्रेस डिफेक्ट हो जाती है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके पीछे का रीज़न देखता है और कैसे उन्हें हम सोल्व कर सके ये देखता है। वो जो सोल्व कर सके वो देखता है हमारा करेक्टिव एक्शंस में। इफ़ नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। तो हम प्रोजेक्ट को ट्रैक में कैसे ला सकते हैं? मान लो अगर हमारी प्रोजेक्ट्स अब प्रोग्रेस जो हमारी डिले चल रही है तो हम उसे ट्रैक में कैसे ला पाए कि हम उसमें एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज़ करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी टीम मेंबर्स है टीम बढ़ा दे। टीम ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा जो प्रोग्रेस है हमारी टाइम उस टाइम में आ जाएगी हमारी। ऐसे हम अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं कि हम रिसोर्स बढ़ा दें हमारे टाइम को परफेक्ट करने में, और अलग अलग तरीके होते हैं हमारे करेक्टिव एक्शन लेने के। बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड टेम्पलेट। टूल्स एंड टेम्पलेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दे आर रेडीमेड रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड असिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये आपके रेडीमेड रिसोर्सेज होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर और असिस्टेंट और इम्प्लीमेंटिंग करने में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में बहुत हेल्प करते हैं। दे इंक्लूड वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स। इनमें काफ़ी सारे हमारे टूल्स होते हैं एंड प्री डिजाइन टेम्पलेट्स दैट हेल्प इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। तो बात करिए अब हम इसका ओवरव्यू, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सर्व एज अ रोड मैप ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, ensuring that tasks are completed in timely manner and goals are achieved। तो ये मेन पर्पस होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, और ये हमारी सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा वन ऑफ द मेन पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि उस डाटा के बेस पे हम प्रोग्रेस चेक करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। हेल्प हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड एंड व्हाट टास्क आर रिमेनिंग। ये हेल्प करता है हमें जानने में कि हमारा कितना काम हो चुका है, यानी कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और कितनी अभी काफ़ी है, कितनी रिमेनिंग है। तो ये इन पे कंट्रोल करता है, मेंटेन कंट्रोल ओवर अ प्रोजेक्ट। तो इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, तो पार्ट पढ़ते हैं चलो इनके। पार्शियल कंप्लीटिंग रिपोर्टिंग। तो पार्शियल कंप्लीटिंग रिपोर्टिंग में क्या आता है? गैदर इंफॉर्मेशन ऑन पार्शियल कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज़। ऑन एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट लेता है जो भी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, पार्शियल कंप्लीट हुई है। एस्टिमेट रिमेनिंग वर्क बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो हम जो रिमेनिंग वर्क है उसका हम एस्टिमेशन टाइम लगाते हैं उसके परसेंटेज के बेस पे, कि कितना भी हमारा 50% हो गया तो 50% हमारा कितने टाइम एस्टिमेट में हो जाएगा। अभी हम कुछ अर्न वैल्यू एनालिसिस से भी एनालाइज करेंगे ये सब चीज़ें। तो मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। जो हमारी
प्रोग्रेस है उन्हें मॉनिटर करता रहता है, और नेसेसरी एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली उसमें बताया पिछले तो 2 मिनट पहले ही, कि हम नेसेसरी एडजस्टमेंट ऐसे भी कर सकते हैं रिसोर्सेज को बढ़ा के, कि मैन पावर को इंक्रीज करके, जिससे कि हमारा जो अगर प्रोजेक्ट टाइम में नहीं है तो टाइमली कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग रिस्क यूजिंग अ ट्रैफिक लाइट मेथड। तो हम रिस्क जो भी आता है ना, उसे हम ट्रैफिक लाइट मेथड के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेवल एलिमेंट्स फॉर असेसमेंट। क्या होते हैं फर्स्ट लेवल एलिमेंट और सेकंड लेवल एलिमेंट? फर्स्ट लेवल एलिमेंट आपके एक तरीके से ब्रॉड एलिमेंट्स हो गए, और सेकंड जो आपके सेकंड लेवल एलिमेंट हो गए वो आपके थोड़े मतलब उन ब्रॉड के अंदर का एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसमें देखोगे आपका यूआई डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, बैक एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सब आप देखोगे। अब वो आ गया आपका फर्स्ट लेवल में। अब आप उसमें सेकंड लेवल में देखोगे तो उसके सेकंड लेवल में जो आपका यूआई डिज़ाइन है उसमें आप देखोगे यूआई डिज़ाइन में आपके आइकन्स कैसे होने चाहिए, उसमें आपका कलर स्कीम क्या होने वाली है, ये आपकी आती है सेकंड लेवल एलिमेंट्स में। तो जो हम सेकंड लेवल, यही जो हमारे सेकंड लेवल एलिमेंट्स है, इन पे हम जो रिस्क एनालाइज करते हैं अपना, कैसे एनालाइज द सेकंड लेवल एलिमेंट एंड मार्क द कलर एज ग्रीन, एम्बर एंड रेड। ग्रीन होता है हमारा ग्रीन कलर ऑन टारगेट, नोट एम्बर होता है नोट ऑन टारगेट बट रिकवरेबल। एम्बर हमारा कलर होता है येलो, एंड रेड होता है नोट ऑन टारगेट एंड डिफिकल्ट टू रिकवर। ग्रीन ऑन टारगेट मीन्स कि आपका जो काम है, जो सेकंड लेवल एलिमेंट है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई रिस्क का कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे हम येलो कलर से एम्बर से डिनोट करेंगे, इसका मतलब है कि उनमें टारगेट में नहीं है पर हम उसे टारगेट में ला सकते हैं, रिकवरेबल है। और अगर रेड का मतलब है कि वो टारगेट में नहीं है और उन्हें रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है, रिस्क जो भी उसमें आने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द तो रेड जो होता है मुश्किल है। तो अब बात करें रिव्यू ऑल द सेकंड लेवल एलिमेंट टू रीच द फर्स्ट लेवल असेसमेंट। जब हम सेकंड लेवल एलिमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद फर्स्ट लेवल असेसमेंट को एनालाइज करते हैं। एक तरीके से आप इसे बॉटम अप अप्रोच भी कह सकते हो। रिव्यू बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टू प्रोड्यूस ओवरऑल असेसमेंट। तो हम दोनों अब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल एनालाइज करते हैं, और फर्स्ट रिव्यू करते हैं और उनका फिर एनालाइज असेसमेंट बना के हम देते हैं। असेसमेंट फॉर्म। असेसमेंट फॉर्म क्या होता है? असेसमेंट फॉर्म क्या होता है? यूज टू एवेलुएट ओवरऑल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बताता है कि हमारे जो स्टेटस है अभी प्रोजेक्ट का वो क्या है। इसमें हम पूरा असेसमेंट लिखते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में आती है हमारी रेड कलर एक्टिविटीज़ मस्ट बी रिकन्सिडर्ड ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल। जब भी हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल का कोई रिवीजन होगा, एनालाइज होगा, तो ये जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़, जो रेड कलर एक्टिविटीज़ है, इन्हें कंसीडर करना हमें ज़रूरी है कि इन्हें हम कैसे हैंडल कर सके। अब हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, पर डाटा को अगर आप कलेक्ट कर लेते हो तो उसे समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। माने कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप अपना फ़ोन में देखें आप कितना कितना टाइम अपना फ़ोन चला रहे हो, तो अगर आपने देखा कि आपने दिन में 10 घंटे फ़ोन चलाया, आपको पता चले कि आप बस नीचे लिखा है, आप कैलकुलेट करो, नीचे लिखा है व्हाट्सएप में 2 घंटे, फेसबुक पे 4 घंटे, यूट्यूब पे 3 घंटे, तो ये एक आपका ओड मैनर हो गया सिर्फ डाटा कलेक्शन। पर आपको बार ग्राफ बना हुआ दिखता है, एक ऐसे आपको बार ग्राफ बना हुआ दिखता है कि आपने पिछले वीक आपने चलाया 4 आवर, इस वीक आपने चलाया 6 आवर। तो मतलब एक आपको ही विजुअलाइज करता है, विजुअलाइजेशन से एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, ये ट्रैफिक लाइट मेथड्स और अलग अलग मेथड से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम विजुअलाइज करते हैं। तो कलेक्टेड डाटा जो है वो विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट स्टेटस टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस है उसके बारे में, और जो हमारे सारे लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हम एनालाइज करते हैं डाटा विजुअलाइज फॉर्म में। तो हमारी 3 कैटेगरी आती है विजुअलाइज करने की डाटा को। ये सब लोग रट जाते हैं कि ये सब आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं, एक बार समझ लो, आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। काफ़ी चीज़ें हैं
अभी अर्न वैल्यू आएगी, लोग उनके फॉर्मूले रटते हैं। क्यों रटते हो, मैं आपको समझा दूंगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बात करें हम जैंट चार्ट टेक्निक। तो जैंट चार्ट टेक्निक, अगर आप जैंट चार्ट का आपने नाम इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सुना होगा, प्रोसेस में जब हम प्रोसेस को शेड्यूलिंग करते थे, वो बात की बात है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हमने ये नाम सुना सुना सा है। तो जैंट चार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे टाइम है उन्हें वीक में डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमारे अलग अलग टास्क है उनकी प्रोग्रेस चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना के। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हमने बार ग्राफ बना लिया। मान लो मॉड्यूल 1, ये हमारा टास्क 1 है जो हमारी टीम 1 को असाइन है ना। ये हमारे वीक 1 के इस टाइम से स्टार्ट हुआ, और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वीक 3 के इस टाइम पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लो हमारा टुडे ये है, और आज हम देख रहे हैं कि ये अभी तक बस यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो हम इसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, अभी पीछे चल रहा है। ये हमने टुडे वाला, आज ये डेट हमारी ये है। तो मॉड्यूल 2 की देखें तो ये भी अभी इतना ही पीछे चल रहा है, ज़्यादा आगे नहीं है प्रोग्रेस इसकी। और हम इसकी देखें, अगर इसको हम बढ़ा दे, चलो इसके आगे कर देते हैं। हाँ, इसकी प्रोग्रेस हमारी अच्छी चल रही है मॉड्यूल 3 की, जो भी हमारी टीम 3 को असाइन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्लिट चार्ट। स्प्लिट चार्ट आपका एक अल्टरनेटिव व्यू है जैंट चार्ट का। सिमिलर ये जैंट चार्ट की तरह होते हैं, हमारे वीक है, ये हमारे मॉड्यूल्स एंड टेस्ट है, टास्क है। तो इसमें हमारा क्या एक्स्ट्रा होता है, इसमें हमारा एक लाइन होती है, एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमारा टुडे है, तो टुडे की बेस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी कि कितना कितना हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, और जितना ज़्यादा लाइन में डेविएशन होगा उतना ज़्यादा हमारी प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। अगर हमारी लाइन स्ट्रेट बनती टुडे के हिसाब से, यानी कि जो हमारे सारे हैं ये फिल होते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्रेस है वो वर्क कर रही है। लेकिन अभी हमारे कुछ प्रोग्रेस पीछे, कुछ यहीं पे है, तो इसका मतलब हमारा अभी डेविएशन दिखा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी हमारा शेड्यूल है वो डेविएट हो रखा है, हमारा प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइमलाइन चार्ट। तो टाइमलाइन चार्ट क्या करता है, हमारा टाइमलाइन चार्ट रिकॉर्ड और डिस्प्ले करता है हमारे टारगेट चेंजेस को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो कैसे, जो हमारी इसमें जो वाई एक्सिस है, इसमें तो हम एक्चुअल टाइम दिखाते हैं कि कितना एक्चुअल टाइम लगा, और जो हमारी वाई एक्स एक्सिस है, इसमें हम दिखाते हैं हमारा प्लान टाइम क्या था। तो चलो देखते हैं। वीक 4 में जो हमारा टास्क है, वो हमारा टास्क हमारा एक्चुअल टाइम के हिसाब से चला, और एक्चुअल टाइम उसका जो हमारा प्लान टाइम था वही उसका एक्चुअल टाइम है। पर अगर हम देखे जाए तो वीक 5 में जो हमारा टास्क 2 है, उसका प्लान टाइम तो ये था, पर आगे वो डेविएट हो गया, किसी उसे रिसोर्स की रिक्वायर हुआ, कुछ कोई किसी इशू की वजह से वो डेविएट हो गया, और उसका जो हमारा एक्चुअल टाइम है थोड़ा डिले हो गया। जैसे अगर हम देखें टास्क 3 है, ये भी हमारा डेविएट हो गया, फिर इसे कुछ दिक्कत आई, फिर डेविएट हो गया, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से टच नहीं है, इसका मतलब भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले द टारगेट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब मैंने आपको ये समझा तो दिए, तो इनको अगर मैंने इनके बारे में इतना कुछ मतलब ओरली बताया लेकिन लिखा नहीं है, तो ये आप अपने नोट से गो थ्रू हो जाना एक बार, क्योंकि अब लिखता तो मैं बहुत टाइम हो जाता। अभी जल्दी से मेरे को यूनिट 4 और 5 अपलोड करनी है, बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट। जहाँ मुझे लगा मुझे लिखने की ज़रूरत है, मैंने भर भर के लिखा है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे आपको मतलब उन टॉपिक्स को जो मैंने इतने बड़े बड़े लिखे होने, तो आपको अपने नोट से गो थ्रू होने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने नोट से ही ज़्यादा लिख दिया है। वैसे तो कहने को मैं शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, पर ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसपीएम में ज़्यादा थ्योरी है, इसलिए मैंने बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाया है, और इजी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको आसानी हो और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट करते हैं, एलोकेट एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें हम अपनी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, और ओवर द टाइम हम उसे कंट्रोल करते रहते हैं कि हमारी कॉस्ट हमारा बजट के हिसाब से चल रहा है नहीं। एंश्योर दैट प्रोजेक्ट स्टे विद इन बजट एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्स। हमें इंश्योर करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है वो हमारा बजट के हिसाब से चलता रहे, और जो हमारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल एफिशिएंटली वे में हो। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं हमारे प्रिवेंट कॉस्ट ओवररन। अगर हम बार बार उसे हम देखते रहे, एनालाइज करते रहे, तो कंट्रोल करते रहे, तो हम देखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट के ओवररन नहीं होगा, मतलब बजट से ज़्यादा हमारी कॉस्ट जाएगी नहीं। जहाँ हमें लगेगा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ हम कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेथड लेंगे कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और कॉस्ट हमारी बजट के हिसाब से चले। मिनिमाइजिंग रिस्क, रिस्क इससे मिनिमाइज होता है। एडिंग इन फ्यूचर प्लानिंग, कॉस्ट जितनी हमने बचा ली वो आगे बची हुई कॉस्ट हमारी फ्यूचर प्लानिंग में यूज़ हो सकती है। चैलेंजेस क्या होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है रिसोर्सेज को लेने में। इनएक्यूरेट एस्टिमेशन, कई बार हम एस्टिमेट सही से कर नहीं पाते, हमने एस्टिमेट जो करा उससे ज़्यादा ही लगती है कॉस्ट।
आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट मॉनिटरिंग। कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या आता है हमारा? तो कॉस्ट मॉनिटरिंग में क्या होता है? कॉस्ट मॉनिटरिंग इज अबाउट कीपिंग ट्रैक हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट। हम उसका ट्रैक रखते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा ट्रैक रखता है कि हाँ अब तक हमारी कितनी मनी जो है वो स्पेंड हो चुकी है प्रोजेक्ट में। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी ऑन टाइम बट स्टिल गो ओवर बजट। तो इसमें हम कई कुछ चीज़ें ज्यूम भी करने वाले हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अ प्रोजेक्ट कैन बी ऑन टाइम बट हर कई बार ऐसा होता है हमारा प्रोजेक्ट जो शेड्यूल हुआ है वो टाइम पे तो शेड्यूल हुआ, मतलब जो टाइम हमने एस्टिमेट करा था उस टाइम पे हमारा जो प्रोजेक्ट जो बन जाता है, पर जो उसका जो बजट है वो ओवर बजट हो जाता है। क्योंकि हम जब टाइम पे करने पे अगर हमारा वो टाइम से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम उसमें ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा मैन पावर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कॉस्ट को ओवर बजट कर देते हैं। तो ये कुछ एस्टिमेशंस भी हो सकते हैं, कुछ कुछ पॉसिबल केसेस है ये। कॉस्ट चार्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग टूल्स आर यूज टू मॉनिटर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट चार्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग टूल्स यूज होते हैं मेजर करने के लिए हमारी कॉस्ट को। अ प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल स्टाफ मेंबर एंड रिसोर्स नॉट डिप्लॉयड बट कैन बी अंडर बजट। तो क्या होता है कि अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अभी हमारा शेड्यूल से अभी पीछे ही है, मतलब अभी जितना हमने टाइम करा था अभी हमारा उस टाइम तक अभी पहुंचा नहीं है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा अभी अंडर बजट कैसे हो सकता है कि हम उसमें अभी रिसोर्स का इतना इफेक्टिव यूज़ नहीं कर रहे, कि हमारे स्टाफ मेंबर रिसोर्स अभी इतने हमने इफेक्टिव यूज़ नहीं करे, इसलिए हमारा अंडर बजट है अभी तक प्रोजेक्ट। तो ऐसे हम कितने सारे हम केसेस बना सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट में बजट कम लगा और टाइम ज़्यादा लगा, टाइम इतना लगा बजट ही लगा। ऐसे तो आप कितने भी एजम्पशंस लेके इसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। तो बात करने वाले हम नेक्स्ट टॉपिक अर्नड वैल्यू एनालिसिस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी बहुत डिटेल है, तो इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में 20 से 25 मिनट की वीडियो से ज़्यादा अगर मैं रेंडर करता हूँ तो फ़ोन में दिक्कत आ जाती है वीडियो में, इसलिए मुझे वीडियोस को डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और कुछ देखो ना देखो, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जरूर देख लेना। बाय। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे। तब तक के लिए बाय।